नमस्कार दोस्तों, मैं संजय रोहिला स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर। तो जनवरी के महीने की आखिरी इवनिंग अपडेट्स लेके आया हूं क्रिप्टो दुनिया से। बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के अपडेट्स। पहली न्यूज़ है दैट SEC सेटल्स ऑन सिक्योरिटी क्लेम्स ऑन LBRY केस एंड कम्युनिटी कॉल्स इट बिग विन फॉर क्रिप्टो। ये कहता है कि दूल्हा कोई बाराती कोई और मजे किसी और को आ रहे हैं। ये केस चल रहा था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और LBRY के बीच में, और इस केस के ऊपर जो जजमेंट आया है, जो कमेंट्स आए हैं कोर्ट के, उसको एंजॉय कर रहे हैं XRP कम्युनिटी के लोग। तो क्यों कर रहे हैं वही सब इस खबर में है। और जैसा आप देख पा रहे हैं, कुछ ये केस चल रहा था और जजमेंट पास किया था, और उसी जजमेंट में कुछ क्लैरिफिकेशन मांग रहा था SEC, और इसमें SEC ने विक्ट्री मिली थी SEC को नवंबर 2022 के जजमेंट में। और अब जब उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी कोर्ट से, तो कोर्ट ने कहा, जजों ने कहा कि जजमेंट जो था वो सिर्फ डायरेक्ट सेल के सिलसिले में दिया गया था, सेकेंडरी मार्केट के सेल के सिलसिले में नहीं दिया गया था। ये जो केस था बेसिकली LBRY और SEC के बीच में था, और द यूनाइटेड स्टेट्स Security and Exchange Commission admitted on record that sales of LBC token in secondary market does not constitute a security. जो XRP की जो कम्युनिटी है उसके खुश होने के पीछे की जो बात है वो यही है कि SEC ने ये मानना है कि LBC जो टोकन है वो सिक्योरिटी नहीं है। अब जब उन्होंने ये मान लिया है कि LBC टोकन सिक्योरिटी नहीं है, तो XRP का केस भी कुछ ऐसा सा ही है, और यही लड़ाई है XRP और SEC के बीच में। इस जजमेंट के आने के बाद XRP वाले काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वो जो इन्वेस्टर्स हैं या जिन्होंने होल्ड कर रखा है XRP, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और नवंबर 2022 की हियरिंग के बाद ये जजमेंट आया था, और लेकिन उस जजमेंट में कुछ क्लैरिफिकेशन मिसिंग थी, और उसी के अगेन बाद में जब क्लैरिफिकेशन मांगी गई तो उसका समरी जजमेंट जो था वो अब क्लैरिफिकेशंस के साथ आया है। अब इस जजमेंट के आने के बाद जो है काफ़ी क्रिप्टो कम्युनिटीज, स्पेशली XRP रिपल वाले कम्युनिटी जो होल्डर हैं, XRP कॉइन्स जो है उसके जो होल्डर हैं, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, और ट्विटर के ऊपर भी इसकी जो बातचीत है, इसके रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, इफ द SEC एडमिटेड LBRY isn't a security, then they know for sure that XRP is definitely not a security। तो इस तरीके का कमेंट्स आने लग गए हैं कि अगर XRP ने एडमिट कर लिया है कि LBC कोइन सिक्योरिटी नहीं है, तो XRP डेफिनेटली सिक्योरिटी नहीं है। तो जो केस चल रहा है XRP और SEC के बीच में, तो लोगों को ये उम्मीद है कि इसमें भी उनको जीत मिलने वाली है। ये है आज की पहली खबर जो पब्लिश की है कॉइन टेलीग्राफ ने। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है कार्डानो से, और कार्डानो की ये खबर भी कॉइन टेलीग्राफ ने पब्लिश की है। हमारी पिछली कुछ न्यूज़ में हमने आपको बताया था कि जल्दी ही कार्डानो बैक्ड अल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन DZ लॉन्च होने वाला है। उसकी अब लेटेस्ट खबर ये है कि DZ कॉइन कार्डानो पे लॉन्च हो गया है।
और ये लॉन्च हुआ है आफ्टर सक्सेसफुल सिक्योरिटी ऑडिट। पहले एक सिक्योरिटी ऑडिट हुआ था ताकि सब कुछ ठीक रहे, सही चले, और उसके बाद इस DZ कॉइन को लॉन्च कर दिया गया है कार्डानो मेन नेट पे। अब ये जो DZ कॉइन है ये ऑन करता है कोटी, और इसमें एक और देखने वाली बात यह है कि DZ जो कॉइन है वो एक अल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन है, और हमने हमारी जो पिछली न्यूज़ जब हमने इसके बारे में कवर की थी तो हमने बताया था कि ये बताया गया है कंपनी की तरफ से कि DZ के कोलेटरल जो है वो 400% रहेगा, यानी जो कोलेटरल है वो 4 गुना तक रहेगा पर DZ कॉइन के ऊपर। अब यहाँ पे कंसर्न ये आ रहा था कि अल्गोरिदमिक कॉइन था टेरा लूना भी, और जब वो कोलैप्स हुआ तो वो अपनी बाकी भी जो अल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन्स थे वो 10 गुना तक अपने हाई टाइम से काफ़ी नीचे आ गए थे, और टेरा लूना का कोलैप्स तो हमने देखा ही था। बावजूद इसके कार्डानो नेटवर्क के जो टीम है उन्होंने अपना भरोसा इस पे कायम रखा और DZ को अपने प्लेटफॉर्म मेन नेट के ऊपर 31 जनवरी यानी कि आज लॉन्च कर दिया है। अब ये USD से पैक्ड है और कार्डानो के नेटिव टोकन एडा से भी बैक्ड है, और DZ जो कॉइन है ये शेन टोकन को एज ए रिजर्व कॉइन अपने पास रखने वाला है। लेटेस्ट अनाउंसमेंट के अनुसार जो DZ टोकन है ये सक्सेसफुली सिक्योरिटी ऑडिट को पास कर गया, और ये अंडर डेवलपमेंट में था 1 साल से भी ज़्यादा समय तक। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि DZ कोटी का एक प्रोडक्ट है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सॉल्यूशन डेवलपर है, और ये कार्डानो ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है। तो ये थी दूसरी खबर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी कॉइन टेलीग्राफ से और फुटबॉल प्रेमियों के लिए ये खबर है। इंग्लिश प्रीमियर लीग ने इथेरियम बेस्ड डिजिटल कार्ड्स की जो डिजिटल कार्ड है वो सोरेयर के साथ पार्टनरशिप की है। अब सोरेयर एक इथेरियम बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो उसने पार्टनरशिप लॉक करी है इंग्लिश प्रीमियर लीग के साथ टू इशू इथेरियम बेस्ड डिजिटल प्लेयर कार्ड्स। सो अब जो सोरेयर होगा वो इथेरियम बेस्ड डिजिटल प्लेयर कार्ड्स इशू करेगा जो इसके पॉपुलर फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल होंगे। सोरेयर एक स्पोर्ट्स फैंटेसी फर्म है और ये ब्लॉकचेन पावर्ड है, और इसकी अभी इस डील होने के बाद हर प्लेयर्स के एक डिजिटल कार्ड्स बनेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ये प्लेटफॉर्म बेस्ड होगा, इथेरियम बेस्ड होगा ये कि NFT के फॉर्म में ये प्लेयर्स के कार्ड्स बनाए जाएंगे और उनको ही आगे फर्दर सेल और परचेज किया जा सकेगा अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। कुछ जो फुटबॉल लवर्स हैं वो इनको कलेक्ट भी कर सकते हैं आगे फ्यूचर के अकॉर्डिंगली देखते हुए, अगर वो बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, या अगर आप डाई हार्ड फुटबॉल लवर्स हैं तो वो एज ए कलेक्टिबल भी इसको रख सकते हैं। जो कंपनी के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कहा कि जरूर ये अनाउंसमेंट 30 जनवरी को हुई है, लेकिन जो डिस्कशंस थी वो काफ़ी लंबे समय तक चलती आ रही हैं, काफ़ी लंबा समय लिया था डिस्कशंस ने और चीज़ें फाइनल होने के लिए। सोरेयर के स्पोक्स पर्सन ने यह भी बताया कि डील का स्ट्रक्चर क्या होगा। उन्होंने कहा कि सोरेयर मेकिंग एन अपफ्रंट डाउन पेमेंट, सोरेयर अपफ्रंट पेमेंट करेगी इंग्लिश प्रीमियर लीग को लाइसेंसिंग राइट्स के लिए। उसके बाद डिजिटल कार्ड्स की जो सेल्स का जो रिजल्ट होगा, जो टोटल सेल्स होगी डिजिटल कार्ड्स की,
वो सोरेयर और इंग्लिश प्रीमियर लीग के बीच में डिवाइड हो जाएगी, बट जाएगी। ये मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि इन कार्ड्स को ये NFT फॉर्म में होंगे और इनको फैंस अपने पास रख भी सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और जो सोरेयर का प्लेटफॉर्म है फ्री टू प्ले फैंटेसी स्पोर्ट्स लीग, उसके ऊपर इसको खेलने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब इंग्लिश प्रीमियर लीग के डिजिटल कार्ड्स जो होंगे वो शुरू में सोरेयर के प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल होंगे और बाद में ओपन सी जैसे NFT प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ये अवेलेबल होंगे। तो ये थी फुटबॉल प्रेमियों के लिए खबर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, ये छापी है डेली होडल ने, और डेली होडल के अनुसार चाइनीज सोशल मीडिया जाइंट इंटीग्रेट्स क्रिप्टो प्लेटफॉर्म। जब से लेयर 1 एक ब्लॉकचेन थी, उसने सोशल मीडिया का एक जाइंट है चाइना का, उसके साथ इंटीग्रेशन किया है, तब से उस कॉइन ने 150% का जंप दे दिया है। काफ़ी हाई रेट्स में अभी वो बिक रहा है। ये हम बात कर रहे हैं CFX कॉइन की। जब से ये न्यूज़ आई है कि CFX या कॉर्नफ्लेक्स नेटवर्क जो है उसका टाई अप हुआ है लिटिल रेड बुक के साथ। ये चाइना का काफ़ी बड़ा सोशल मीडिया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके पास 200 मिलियन से भी ज़्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। उनके साथ जब से CFX कॉइन का इंटीग्रेशन हुआ है तब से ये काफ़ी इसके रेट्स में, इस कॉइन के प्राइस में इंक्रीज हुआ है। 150% से भी ज़्यादा का इंक्रीज हुआ है। तो ये थी खबर, और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, ये भी डेली होडल की खबर है, और इस खबर के अनुसार जो शिबा इनु कॉइन है उसके ऊपर एक बड़ी वेल ने काफ़ी सारे जो शिबा इनु कॉइन्स है वो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र किए हैं। करीब करीब 3.2 ट्रिलियन शिबा इनु जो कॉइन्स हैं वो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में शिफ्ट हुए हैं। और इन शिबा इनु जो कॉइन है उनकी जो वर्थ है वो 38.87 मिलियन डॉलर के आसपास है। सो काफ़ी बड़ी अमाउंट है जो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है। और साथ में ही ये भी सामने निकल के आया है कि इस ट्रांजैक्शन के दौरान तकरीबन 1.14 डॉलर की ट्रांजैक्शन फीस की भी पेमेंट हुई है। अब जब इसके डिटेल में जाके देखा गया तो ये पता चला कि जिस वॉलेट से ये 3.32 के अराउंड ट्रिलियन डॉलर के अराउंड शिबा इनु कॉइन्स शिफ्ट हुए हैं वो तकरीबन 4 दिन पहले ही उस वॉलेट में आए थे। उससे पहले वो वहाँ पे नहीं थे और उससे दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र हुए हैं। तो ट्रांसफ़र होने के बाद पहले वाले वॉलेट में अब कोई बैलेंस शो नहीं कर रहा है, जबकि जो नए वॉलेट में जहाँ ये अकाउंट जिस वॉलेट में ट्रांसफ़र हुए हैं 3.32 ट्रिलियन शिबा इनु टोकन्स ये अभी भी वहीं पे ही रखे हुए हैं। अब शिबा इनु को लेके एक और अपडेट आ रहा है, इसके शिबेरियम के लॉन्च को लेके। ये इसके शिबा इनु कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी ईगर हैं और काफ़ी उत्साहित भी हैं कि जल्दी ही लेयर 2 सोल्यूशन शिबेरियम लॉन्च होगा इथेरियम ब्लॉकचेन को सपोर्ट करने के लिए, इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। अब ये जो शिबेरियम अपडेट है, शिबेरियम लॉन्च है, ये कुछ वैसा ही काम करेगा जैसे पॉलीगॉन और ऑप्टिमिज्म काम करता है। और शिबेरियम के डेवलपर्स का ये भी कहना है, जो खबरें बाहर निकल के आ रही हैं, कि शिबेरियम जल्दी ही होगा, जल्दी ही लॉन्च होगा। और हम जो डेट डेडलाइंस हैं उसके ऊपर काफ़ी
टाइटली नज़र रखे हुए हैं और जल्दी ही उसको एज पर टाइम, जो भी टाइम हमने फिक्स किया है उस टाइम के अकॉर्डिंग उसको लॉन्च को करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आई है सेल्सियस से और खबर को पब्लिश किया है कॉइन डेस्क ने। हुआ ये था कि एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनर अपॉइंट किया गया था सेल्सियस के फंड्स के इधर उधर मूवमेंट को लेके कि भाई उसको चेक किया जाए और वो चेक करे कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनर के किस तरीके से कस्टमर्स के फंड को यूज किया गया सेल्सियस में। अब जो इंडिपेंडेंट एग्जामिनर था वो दैट वाज शोभा पिल्ले, उनको अपॉइंट किया गया बाय न्यूयॉर्क बैंक्रप्सी कोर्ट टू लुक एट वेदर द क्रिप्टो लेंडर ऑपरेट्स एज ए पोंजी स्कीम। तो ये देखने के लिए उनको अपॉइंट किया गया था कि क्या जिस तरीके से सेल्सियस ऑपरेट कर रहा था वो कहीं पोंजी स्कीम तो नहीं। इसी के सिलसिले में शोभा पिल्ले को अपॉइंट किया गया था और शोभा पिल्ले ने काफ़ी हार्श रिमार्क दिए हैं सेल्सियस को लेके। जैसे ये हाईलाइटेड कंटेंट में आप देख पा रहे हैं, ये शोभा पिल्ले के रिमार्क्स हैं और शोभा पिल्ले ने जो कहा है वो मैं आपको बता दूं। जो इनिशियली उन्होंने शुरू कुछ इस तरीके से किया, अपने जो उन्होंने ट्यूसडे को फाइलिंग हुई है कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पब्लिक सबमिट करी है शोभा पिल्ले ने, उसमें उन्होंने कहा कि सेल्सियस ने अपने इन्वेस्टर को मिसलीड किया, मिसगाइड किया, नए कस्टमर्स के फंड को यूज किया गया उनके पुराने कस्टमर्स के विड्रॉवल के तौर पे, और ये किसी भी पोंजी स्कीम से बढ़कर नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक पोंजी स्कीम में ही ये चीज़ें हो सकती हैं कि नए यूजर से आपने फ़ंड ले लिया और पुराने जो यूजर है उसके विड्रॉवल के तौर पे आपने उस फंड को दे दिया। ये उन्होंने अपनी फाइलिंग में कहा है। उन्होंने काफ़ी और भी सारी चीज़ें कही हैं। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि सेल्सियस की ने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया था लास्ट जुलाई में, जुलाई 2022 में। उसी के अगेंस्ट में ये सारी हियरिंग चल रही थी और इंडिपेंडेंट एग्जामिनर शोभा पिल्ले ने जो अपने कमेंट्स थे वो कोर्ट के सामने रखे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इन एवरी की रिस्पेक्ट सेल्सियस ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को जो कहा, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो उन्होंने अपने कस्टमर्स के साथ किए थे रिस्क को लेके, जो उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में कहा और जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेट किया वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे, बिल्कुल ही अलग थे। उन्होंने कमिट कुछ किया था और उस फंड का जो इस्तेमाल है वो कुछ अलग तरीके से किया। और इन सारी बातों का ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट को ही पता था सेल्सियस के, बल्कि स्टाफ भी इस सारी गड़बड़ के बारे में पहले से ही जानता था कि जो इंटरनल CEL मैकेनिक्स है और पब्लिक जो प्रोनाउंसमेंट्स की गई हैं उनके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं और ये काफ़ी डिस्क्रिपेंसी क्रिएट कर रही हैं ऑलरेडी। कई बार तो ऐसा हुआ कि जैसे जून 9 और जून 12 की तारीख दी गई है कि सेल्सियस ने डायरेक्टली नए कस्टमर्स के डिपॉजिट को यूज किया जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे उनकी विड्रॉवल रिस्पेक्ट के अगेंस्ट में। और पिल्ले ने कहा कि ये एक पोंजी स्कीम की ही डेफिनेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि सेल्सियस को ये पता चल चुका था कि वो कस्टमर एसेट्स को सीधा सीधा कॉइन्स परचेज करने के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कस्टमर्स की डिपॉजिट को अपनी बैलेंस शीट के अंदर एज ए कोलेटरल दिखाया ताकि वो नए कॉइन्स खरीद सके। तो ये भी एक बड़ी बात थी और काफ़ी सारे चीज़ें इसी तरीके से घटती चली गई। और सेल्सियस की परेशानियां वैसे भी 2022 में ही शुरू नहीं हो गई थी। ये सेल्सियस की जो परेशानियां हैं वो
20 से ही शुरू हो गई थी, जब सेल्सियस ने कस्टमर के फंड्स को, कस्टमर के एसेट्स को उनकी डे टू डे ऑपरेशंस में आने वाले एक्सपेंसेस और रिवार्ड के तौर के ऊपर देना शुरू कर दिया था। तो यह परेशानियां तभी से ही आना शुरू हो गई थी। साथ ही पिल्ले ने यह भी कहा कि जो ओनर्स थे सेल्सियस के, उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर बार बार ये कहा कि हमें हमेशा 200% कोलेटरल रखते हैं जो हमारे एसेट्स हैं उसके अगेंस्ट में, बट वो रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर थे। उसके अलावा पिल्ले ने यह भी ऐड किया कि जो सेल्सियस के इंस्टीट्यूशनल लोन्स थे वो सारे के सारे अनसिक्योर्ड थे, तकरीबन 14% और दिसंबर 2020 तक, और यही जो अनसिक्योर्ड लोन है ये 36% तक हो गए बाय मिड ऑफ 2021। और कुछ कुछ केसों में तो जो कोलेटरल था वो ऐसे एसेट्स में था जो काफ़ी अनस्टेबल थी, जैसे FTT टोकन। FTT के बारे में भी हम जानते हैं, वो FTX का टोकन था और FTX कोलैप्स कर गई थी। वो भी अपनी बैंक्रप्सी की केस से जूझ रहा है। बैंक्रप्सी फाइल ऑलरेडी उन्होंने कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है डीक्रिप्ट की, और डीक्रिप्ट की इस खबर के अनुसार ब्लॉकफाई को अप्रूवल मिल गई है अपनी जो एसेट्स हैं वो सेल करने के लिए। ये खबर है, तो ये एक बड़ी खबर है ब्लॉकफाई के लिए। कोर्ट ने उनका जो रिमेनिंग एसेट्स हैं जो अभी उनके पास हैं ब्लॉकफाई के ऊपर, उनको बेचने की अप्रूवल दे दी है, और साथ में ही ये कहा है कि जो अभी इनकी एसेट्स है जिनको वो बेच सकते हैं, उनका इनके पास जो नए एक्चुअल में पोटेंशियल शूटर्स हैं वो फरवरी 20 तक का उनके पास समय है बिड करने के लिए ब्लॉकफाई के एसेट्स के लिए। वो 20 फरवरी तक ब्लॉकफाई की एसेट्स को खरीदने के लिए बिड कर सकते हैं। जबकि अगर क्रेडिटर्स को कुछ इशू आ रहे हैं या कुछ कंप्लेंट्स हैं, जो भी इश्यूज रेज होंगे, तो उनके पास कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए मार्च 16 तक का टाइम है। तो ये थी आज की खबरें दोस्तों। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कृपया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।